आज हमारा मैट्रिक का रिजल्ट था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला था, तब से मेरी परेशानी के मारे हालत बहुत ख़राब थी। मैंने पेपर्स कैसे दिए थे, पेपर्स में क्या लिखा था और मेरा रिजल्ट कैसे आ रहा था, इस बात का मुझे पूरा अंदाज़ा था। और शायद इस बात का अदनान को भी अंदाज़ा था। ज़ाहिर सी बात है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। स्कूल में सारा दिन एक साथ होते। अक्सर मैं हर पीरियड में खड़ा हो जाता था। कभी मुझे सबक याद नहीं होता था, तो कभी मैंने होमवर्क नहीं किया था। कभी मेरे पास रजिस्टर नहीं होता था, तो कभी किताब नहीं होती। गर्ज ये कि किसी न किसी वजह से मुझे हर पीरियड में खड़ा ही रहना पड़ता था। और अदनान मेरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजाक उड़ाता, और फिर घर आने के बाद भी सबके सामने मेरा खूब मजाक उड़ाता। मुझ पर हंसता, और सब लोग मेरी बेवकूफ़ी के और नालायकी के किस्से पूरे ख़ानदान को सुनाते थे। और मैं खून के आंसू पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सब कहते हुए लोग भूल जाते थे कि मैं कोई कुन-ज़ेहन बच्चा नहीं था। मैं वही था जो प्राइमरी तक अपने माँ-बाप के साथ था, तो अपनी क्लास में हर साल अव्वल आता था। उस वक़्त मुझे पढ़ने का पूरा-पूरा वक़्त मिलता था। अम्मी-अब्बू मुझ पर तवज्जो देते थे। मगर जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे, तब से मैं चचा के घर आकर रहने लगा था। तब से मेरी हालत तो नौकरों से भी बदतर थी। चची के घर में अंदरूनी कामों के लिए एक मुलाजिम लड़का था। मेरे घर आ जाने के बाद उन्होंने इस लड़के को निकाल दिया था। अब बाहर के छोटे-मोटे जितने भी काम थे, वो मैं ही करता था। स्कूल से जब घर आता तो चची हज़ारों काम लेकर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, जिनको निपटाते हुए रात गुज़र जाती, और तब मैं इतना थक जाता कि कमरे में आकर सोने को तरजीह देता। पढ़ने का वक़्त ही नहीं मिलता था। यही वजह थी कि मुझे हर पीरियड में खड़ा रहना पड़ता था, और ब्रेक टाइम में मुझे जितना पढ़ने का वक़्त मिलता, इतना मैं अपनी पढ़ाई को ज़ोर देता था। मगर फिर भी उस्ताद बात-बात पर मुझे डाँटते और मारने का बहाना ढूँढते थे। पूरे स्कूल में मैं नालायक और कमज़ेन लड़का मशहूर था। 9वीं क्लास में भी मेरी 2 सप्लियाँ आई थीं। मैंने सोचा था कि जब 10वीं क्लास के पेपर्स दूँगा, तो तब मैं 9वीं के भी खूब मेहनत करूँगा और अच्छे मार्क्स देकर पास हो जाऊँगा, ताकि मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अम्मी-अब्बू की हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनूँ। मगर क्या करता कि उनकी मौत ने मेरी सारी ख्वाहिशों को हसरतों में तब्दील कर दिया था। अदनान के पुराने कपड़े मेरे हिस्से में आते, उसके पुराने जूते मेरे पास आते, और जो खाने को बच जाता वो मुझे मिल जाता। चचा ये सब देखते थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे थे। और जब मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे, तो तब भी चची का मेरे साथ यही रवैया था। ज़रा-ज़रा सी काम के लिए मुझे तकलीफ़ दी जाती। पढ़ने का मुझे वक़्त नहीं मिलता, और यूँ मैं पेपर्स की तैयारी भी नहीं कर सका। और अब मेरे मैट्रिक का रिज़ल्ट था, और मैं जानता था कि क्या होने वाला है। सुबह सवेरे चची ने उठा दिया। आज उनके यहाँ मेहमान आने वाले थे, और उन्होंने मुझे सौदा सलफ लेने के लिए बाज़ार भेज दिया। जब मैं घर वापस आया, तो घर में खुशियों के कहके गूंज रहे थे। अदनान ने मुझे देखते ही ज़ोर का नारा लगाया था, इस बार तुम शानदार नंबरों से फ़ेल हुए हो, और मैं शानदार नंबरों से पास हो गया हूँ। उस वक्त उसने चचा को फ़ोन करके अपनी कामयाबी की और मेरे फ़ेल होने की इत्तला दी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं जानता था कि मेरा यही रिज़ल्ट आएगा, मगर फिर भी दिल में ये ख्वाहिश थी कि शायद अल्लाह ताला कोई मौज़ा दिखा दे। मगर शायद मौज़े भी मुझ जैसे बदनसीब लोगों के लिए नहीं लिखे जाते। चचा को इतनी खुशी अदनान के पास होने की भी नहीं थी, जितना गुस्सा उन्हें मेरे मैट्रिक में फ़ेल होने पर आया था। कहने लगे, इस लड़के ने तो मुझे किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हर क्लास में ये फ़ेल होता है। मैंने सोचा था कि मैट्रिक कर लेगा तो इसे कहीं पे काम पर बिठा दूँगा। तब चची ज़हरीले अंदाज़ में कहने लगी, ये लड़का कहीं भी चला जाए, हमारा नाम डुबो के रखेगा। हमने इसे खिलाया-पिलाया, क्या कुछ नहीं किया। इतना पैसा खर्च किया, मगर फिर भी ये लड़का फ़ेल हो गया। हमारी बदनामी करवा दी। अब आप इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालें। चचा को मोहल्ले के लोगों ने रोक कर कहा कि इसमें बहरोज़ अहमद की क्या गलती है? आपकी बीवी तो हर वक्त ही इसे कहीं न कहीं काम पर लगा कर रखती है। बच्चा शरीफ है, सिर झुकाकर काम करता रहता है। जब इसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, तब वो क्या करे? ये सुनकर चचा को और भी ज़्यादा गुस्सा आया था। घर आकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। कहने लगे, हमारा खाते हो और हमारे खिलाफ ज़हर उगलते हो। मोहल्ले के लोगों के सामने हमारे खिलाफ क्या बातें करते हो कि हम तुम्हें पढ़ने का वक़्त नहीं देते, तुम पर ज़्यादती करते हैं। और ये सब सुनकर चची का भी जैसे इस भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। वो अपना सीना पीटने लगी और रो-रो कर कहने लगी, ये सब मैं आपको बताना चाहती थी कि आपका भतीजा क्या गुल खिला रहा है। मगर मैं डरती थी कि आप मुझे ही गुनहगार करार देंगे, आप मुझे ही गलत बोलेंगे। आपके इस भतीजे ने हमें किसी के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जहाँ फिरता है, मेरी और मेरे बच्चों की बुराइयाँ करता है। वो आप ही बताएँ, मैं किस दिल से इसे अपने घर में रखूँ? कैसे इसके काम करती हूँ, इसके कपड़े धोना, इसे वक़्त पर खाना देना, छोटे-छोटे काम मैं खुद करती हूँ, मगर फिर भी ये ख़ामख़वाह हमें बदनाम करता है। मैंने अपनी सफाई में बोलना चाहा कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादती करते थे, बहुत गलत करते थे, मगर ये सब मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। कभी अपना दिल किसी के सामने खोल कर नहीं रखा था।
मगर देखने वाले भी आंखें रखते थे, वो अंधे नहीं थे। वो जानते थे कि इस घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। चचा को और भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे, तुम जैसे हरामखोर को इस घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम सिर्फ हमारी बदनामी करवा सकते हो और कुछ नहीं। चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये सब सुनकर मैं बहुत रोया था। चचा के सामने हाथ जोड़े, खुदा के लिए चचा, मेरे साथ ऐसा मत करें, इतना जुल्म मत करें। मैं कहाँ जाऊँगा? आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो बाकी रिश्तेदार हैं वो तो मुझे रखने पर तैयार ही नहीं है। आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँगा? मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, न किसी को मुझ पर रहम आया। उन पर मेरे आंसुओं और मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। वो पत्थर दिल आदमी थे जिन्हें अपनी बीवी की जहरीली बातों और मोहल्ले के लोगों के तानों ने मजीद सख्त बना दिया था। उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और मैं धाड़े मार मार कर रोता हुआ इस गली से बाहर निकल आया, जहाँ मैंने अपने बचपन के वो चंद साल गुजारे थे जो मेरी ज़िंदगी के तारीख तरीन साल साबित हुए। मैं एक पागल शख्स की तरह दौड़ता जा रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने से वो तमाम लम्हात गुजर रहे थे जब मैं अपने माँ बाप के साथ था, जब मैं अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल किया करता था, जब मुझे पढ़ाई के लिए पूरा वक्त मिलता था, और मेरे चचा के घर में नौकरियों से बदतर ज़िंदगी गुजारने के बाद के हालात। हर चीज़ एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों में घूम रही थी और मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैं थक हार कर एक सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। ये शहर की वो सड़क थी जहाँ रात के ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। सर्दी अपने उरूज पर थी, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी। दिसंबर का महीना चल रहा था और रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मेरे कपड़े भी ज़्यादा गर्म नहीं थे। वो वही पुराने बुसीदा कपड़े थे जो अदनान के छोटे होने के बाद मुझे दिए जाते थे। मैंने अपने कानों को हाथों से छुपा लिया ताकि सर्दी के इस तेज़ झोंके से बच सकूं, मगर जिस्म में कपकपी तारी थी। इस जिस्मानी सर्दी के साथ मेरे दिल में एक अजीब सी खौफनाक और रूह को मुंजमद करने वाली सर्दी महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था, या अल्लाह ताला, ये कैसा इम्तहान है? अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने क्या गलत किया था? मैट्रिक में फ़ेल होना मेरी नालायकी नहीं थी। ये उन हालात का नतीजा था जो मुझ पर मुसल्लत किए गए थे। मगर अब इस हकीकत से क्या फ़र्क पड़ता था? हकीकत ये थी कि मैं एक बेसहारा, बेघर और बदनसीब लड़का था। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ है। मैंने भीगी आंखों से ऊपर की तरफ देखा। एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनकी बुजुर्गी को ज़ाहिर कर रही थी, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और शफ़क़त थी जो मैंने एक अरसे से नहीं देखी थी। वो एक सादा से मगर साफ़ सुथरे शाल में लिपटे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। उन्होंने धीमी और मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, बेटा, इतनी सर्दी में यहाँ सड़क किनारे क्यों बैठे हो? तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे आंसू तेज़ी से बहने लगे। ये शायद शफ़क़त की वो पहली झलक थी जो मुझे अपने वालिदैन की मौत के बाद मिली थी। मेरे आंसुओं ने मेरे अंदर बंद तमाम दुखों का सिलाब तोड़ दिया था। वो मेरे पास ही बैठ के और मेरे कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा, देखो बेटा, रोने से गम दूर नहीं होते। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं इस सड़क से रोज़ गुजरता हूँ, मगर मैंने तुम्हें आज पहली बार यहाँ पर देखा है। उनकी इस नरमी ने मुझे हौसला दिया। मैंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने उन्हें बहरोज़ अहमद से लेकर मेरे वालिदैन की मौत, फिर चचा के घर की हालत, चाची का जुल्म, अदनान का तमस्कर, मेरी मेहनत ना कर पाने की मजबूरी, और आज मेरे मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद मुझे घर से निकाले जाने तक सब कुछ बता दिया। मैं बोलता किया और वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। जब मैं खामोश हुआ तो वो गहरी सांस लेकर बोले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उनकी आंखों में शदीद दुख और हमदर्दी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और कहा, बेटा, जुल्म करने वाले हमेशा ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं रहते। खुदा ज़ालिमों को जल्द या बदेर सज़ा ज़रूर देता है, और तुम कुन ज़ेहन नहीं हो। तुम्हारे हालात ने तुम्हें वो मौका ही नहीं दिया जो एक तालिब इल्म को मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी शाल को मज़ीद दुरुस्त किया और कहने लगे, बेटा, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मेरी बीवी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हम मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, कोई औलाद नहीं है। अगर तुम इजाज़त दो तो मेरे बेटे की तरह मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अकेला इस सर्दी में नहीं छोड़ सकता। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। क्या दुनिया में अभी भी इतने नेक और रहम दिल लोग मौजूद हैं? मैंने उनके साथ चलने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई। उनके साथ चलते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे एक बिछड़ा हुआ परिंदा अपने घोंसले की तरफ लौट रहा हो। वो मुझे अपने घर ले गए, जो बहुत सादा मगर साफ सुथरा था। अंदर एक बूढ़ी खातून मौजूद थी जिनका चेहरा भी नूरानी था और उनके माथे पर एक मखसूस चमक थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, अयूब साहब, ये कौन है? अयूब साहब ने मेरी पूरी कहानी सुनाई। चाची अम्मा, जो नामालूम वजूहात की बिना पर फ़ौरन मेरे लिए ममता से भर गई,
उन्होंने फ़ौरन मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, आज के बाद तुम हमारा बेटा हो। तुम बहरोज़ अहमद नहीं, तुम हमारे बेटे अहमद हो, जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। उन्होंने मेरी तबीयत ख़राब होने पर मुझे फ़ौरन गर्म पानी दिया, हल्की-फुल्की ग़िज़ा दी और मुझे सोने के लिए एक साफ़ बिस्तर दिया। उस दिन मुझे कई सालों के बाद सुकून की नींद नसीब हुई। मैंने ख्वाब में अपने वालिदैन को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो चाची अम्मा और अयूब साहब बिस्तर पर नहीं थे। मैं फ़ौरन उठा और बाहर आया तो देखा कि अयूब साहब एक टोकरी उठाकर बाहर जाने की तैयारी में थे। मैंने उनसे पूछा, अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। मेरी दिहाड़ी से ही हमारे घर का चूल्हा चलता है। ये सुनकर मेरे दिल को शदीद तकलीफ़ हुई। मैंने सोचा मैं अपनी नालायकी और बेबसी की वजह से इन पर बोझ बनूं। ये दोनों मेरी खातिर इतनी तकलीफ़ उठाएं। अब जब अल्लाह ताला ने मुझे ये नई ज़िंदगी दी है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने फ़ौरन उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान ये मैं नहीं होने दूँगा। मेरी उम्र अभी मज़दूरी करने की है। मैं आपकी उम्र में आपको मज़दूरी नहीं करने दूँगा। आप मुझे अपना बेटा कहते हैं तो मुझे आपकी खिदमत करने दें। मैं भी आपके साथ चलूँगा और मज़दूरी करूँगा। पहले तो उन्होंने इनकार किया मगर मेरे इसरार पर वो राज़ी हो गए। इस शर्त पर कि मैं दिन में 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालूँगा। मेरे लिए ये किसी ख़ज़ाने से कम नहीं था। मेरे लिए पढ़ाई का वक़्त ही सबसे कीमती था। मैंने उनके साथ मज़दूरी शुरू कर दी। सुबह-सुबह हम दोनों काम पर जाते, सख्त मुशक्क़त करते और शाम को थक कर वापस आते। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे अपनी तालीम का एक-एक लम्हा सोने से भी ज़्यादा कीमती लगता था। मैं एक अजीब जुनून के साथ पढ़ने लगा। इस मेहनत, अयूब साहब की मोहब्बत और चाची अम्मा की दुआओं का असर था कि ना सिर्फ मैंने इस साल प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर मैट्रिक के इम्तहान में शिरकत की और शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की, बल्कि मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं कुन-ज़ेहन नहीं था। मेरे फ़ेल होने की वजह मेरे हालात थे। अयूब साहब और चाची अम्मा की खुशी देखने के काबिल थी। उनकी आंखों में आंसू थे, फ़ख्र के आंसू। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारी मेहनत है और अल्लाह ताला का इनाम है। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मेरे पास एक ख़ानदान था, एक घर था और सबसे बढ़कर इज़्ज़त-ए-नफ़्स थी। मैंने फ़ौरन एक मकामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरा मामूल बन गया कि सुबह कॉलेज आता और बाकी का वक्त शहर की एक छोटी सी दुकान पर काम करता, ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सकूं और अपनी किताबों का खर्चा निकाल सकूं। मैंने मजदूरी छोड़ दी थी क्योंकि मेरी आमदनी से हमारा गुजारा आसानी से हो रहा था। अयूब साहब मुझे काम करते देख कर भी फ़ख्र महसूस करते। उन्होंने मुझे कभी काम से नहीं रोका बल्कि हमेशा हौसला दिया कि बेटा मेहनत ही तुम्हारा हथियार है। मैंने कॉलेज में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और सब ने मुझे एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म के तौर पर पहचाना। मेरी मेहनत जारी रही और मैंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया। दिन में यूनिवर्सिटी की क्लासें और शाम में वो छोटी सी मुलाजमत। मेरा हर लम्हा कीमती था। मैं जानता था कि मुझे इन लोगों के मुंह बंद करने हैं जिन्होंने मुझे नालायक और बेगैरत कहा था। मुझे अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करना था। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने एक अच्छी जगह पर मुलाजमत हासिल कर ली, मगर मेरा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मुझे अब भी एक बड़ा मकसद हासिल करना था। मैंने मुलाजमत के साथ साथ CSS के इम्तहान की तैयारी शुरू कर दी। ये मुल्क का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन इम्तहान था, जिसकी तैयारी के लिए हज़ारों रुपए खर्च होते थे, मगर मेरे पास इल्म और मेहनत की दौलत थी। अयूब साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरे लिए निकाल दी और कहा, बेटा पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके इत्मीनान ने मुझे मज़ीद ताकत दी। मेरी मेहनत रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली ही कोशिश में CSS का इम्तहान शानदार कामयाबी के साथ पास कर लिया और असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फायज़ हुआ। जिस लम्हे मुझे ये खबर मिली, मैंने सबसे पहले अयूब साहब और चाची अम्मा को गले लगाया और हम सब खुशी से रोए। वो दोनों खुशी से फूले ही नहीं समा रहे थे। उनकी दुआएं कबूल हो गई थी। किस्मत का खेल और एक नई मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर मेरी तैनाती इसी ज़िला में हुई जहाँ मेरा आबाई शहर था। मैंने अपना दफ्तर संभाल लिया और अपने फ़राइज़ पूरी दयानतदारी और मेहनत से अंजाम देने लगा। मुझे गुर्बत में रहने वाले लोगों और जुल्म सहने वाले बेसहारों की कदर थी। एक दिन मुझे एक सरकारी अमले के ज़रिए एक दावतनामा मिला। दावतनामा मेरे चचा के घर से आया था, जिस पर मेरे कज़न अदनान का नाम लिखा हुआ था। वो एक इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था। उसने अपने घर पर एक छोटी सी तकरीब का इनकाद किया था और उसने अपने इलाके के नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर को मदऊ किया था। उसने मुझे बहरोज़ अहमद नहीं समझा था, उसने मुझे सिर्फ ओहदे के एतबार से बुलाया था। मुझे मालूम था कि इस दावत का मकसद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर अपने ओहदे का आरोप डालना था। मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। एक तरफ मैं था असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर और दूसरी तरफ मेरा कज़न अदनान जो एक इंस्पेक्टर था। किस्मत ने कैसे अपना खेल दिखाया था। मैंने दावत कबूल की और एक सरकारी गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ चचा के घर पहुंचा। दरवाजे पर इंस्पेक्टर अदनान ने मेरा इस्तकबाल किया। एक लम्हे के लिए उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा
मगर शायद उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये वही बहरोज़ अहमद है, जिसे उसने हमेशा नालायक और बेगैरत समझा था। उसके ज़हन में असिस्टेंट कमिश्नर का एक बड़ा-सा खाका था और मैं इस खाके में फिट नहीं हो रहा था। उसने बड़े ही रस्मी अंदाज़ में हाथ मिलाया और मुझे अंदर ले गया। अंदर काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे, जिनमें मेरे चचा और चाची भी शामिल थे। जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ, सबकी नज़रें मुझ पर जम गई। मेरे चचा और चाची तो मुझे देखते ही हक्के-बक्के रह गए। उनके चेहरों के रंग उड़ गए। अदनान ने बड़े फ़ख्र से मेरा तारुफ़ करवाया। ये हैं हमारे इलाके के नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब। मेरे चचा और चाची की आंखों में शदीद हैरत, खौफ और शर्मिंदगी का मिला-जुला तासुर था। उनकी ज़बानें गुंग हो गई थीं। चाची ने काँपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बहरोज़ अहमद। अदनान ने गुस्से से अपनी वालदा की तरफ देखा और कहा, अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? ये बहरोज़ अहमद नहीं है, ये सर है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। बहरोज़ अहमद तो वो नालायक लड़का था जिसे आज तक कोई मुलाज़मत भी नहीं मिली होगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने चचा और चची की तरफ देखा और कहा, जी चची अम्मा, ये मैं ही हूँ, बहरोज़ अहमद, वही नालायक, खूनज़ेहन और घर से निकाल दिया गया लड़का। कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी के खुलासे को एक मुख्तसर मगर पुरअसर अंदाज में सबके सामने बयान किया। मैंने नौकरों से बदतर ज़िंदगी गुजारी, मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिला, मैं जानबूझकर फेल नहीं हुआ था। मगर जिस रात आपने मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे उसी रात एक फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान मिला, मोहम्मद अयूब साहब। उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया, मेरी तालीम का खर्चा उठाया और मेरी माँ की तरह प्यार किया। ये उनकी दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर और आपका बेटा इंस्पेक्टर। मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ ज़ोर देकर कहा। चचा का सर शर्म से झुक चुका था और चाची की आंखों में नदामत और पछतावे के आंसू थे। उस वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चचा ने कांपते हुए लहजे में कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम आज भी मेरे बेटे की तरह हो। फिर उन्होंने फ़ौरन बात बदल कर कहा, तुम्हें तो याद होगा मेरी एक बेटी है हुरिया, वो बहुत अच्छी है। अब तो तुम इतना कामयाब हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करूँ। मैं हुरिया कहा तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करके हमारे रिश्ते को फिर से बहाल कर सकते हो? मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और साफ इनकार कर दिया। चाचा मुझे कोई रिश्ता जोड़ना नहीं है। मुझे उस वक्त इज़्ज़त और मोहब्बत की ज़रूरत थी जब आपने मुझे नौकरों से बदतर समझा। मुझे रिश्तेदारी उस वक्त चाहिए थी जब आपने मुझे सर्दी की रात में घर से बाहर निकाल दिया। जिस घर ने मुझे नफ़रत और बेइज़्ज़ती दी, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरी असल फैमिली मेरे नए वालिदैन हैं, अयूब साहब और चाची अम्मा। जो मोहब्बत और इज़्ज़त मुझे वहाँ से मिली है, वो इस दुनिया की किसी भी दौलत या रिश्ते से बढ़कर है। मैंने उन्हें एक नसीहत भी की। अदनान को भी यही कहूँगा कि मेहनत ही इंसान को अज़ीम बनाती है, ज़ुल्म और तकब्बुर नहीं, मेहनत में बरकत है। उसके बाद मैंने वहाँ एक लम्हा भी नहीं गुज़ारा, हाथ जोड़कर उन सब से इजाज़त ली और वापस चला आया। बाहर निकलकर मुझे लगा जैसे एक बोझ मेरे दिल से उतर गया है। अब मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद और कामयाब था और इस कामयाबी का सेहरा उन अज़ीम हस्तियों को जाता था, जिन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह पाला और मेरे एतमाद को कभी टूटने नहीं दिया। दोस्तों आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।